देखो बच्चों, नेक्स्ट है आप लोगों का टॉपिक आक्लेजिया। ठीक है, क्या आक्लेजिया क्या होता है? आक्लेजिया के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर होगा पता क्या। इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है ना बच्चों, ये आप इस तरह समझें कि ये ना उसकी ऑपोजिट है। समझ आ रही है? ये कि एक तरह का दूसरों से ऑपोजिट है। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, ये रिलैक्स नहीं हो रहा। ये आपके गर्ड के ऑपोजिट आप इस तरह समझें। देखें फॉर एग्जांपल ये इस तरह है। इसके अंदर होता बच्चों पता क्या है? इसके अंदर ये होता है कि हाँ जी जनाब, कि ये आपका एक तरह का ये डायलेट ही रहता है इस तरह। अब आप सब चूंकि ये डायलेट क्यों होता है, उसकी वजह क्या है? मतलब कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये लोअर एसोफेजियल का सेगमेंट होता है। मतलब ये नीचे वाला जो एसोफेगस है ना, इसका ये सेगमेंट होता है जो कि क्या करता है, ये एक तरह का डायलेट ही रहता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अब हमें पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता। अब आप खुद सोचें, जस्ट इमेजिन करें, अगर एक बंदे ने खाना खाया, ये जनाब टुकड़ा जा रहा है खाना खाता हुआ, ये मैदे के अंदर क्या, ठीक है, इसकी वजह से जनाब ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे जा रही हैं कि नहीं जा रही, वापस जा रही हैं। पहली बात, ओके हो गया। अब जनाब आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, सॉरी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट एक मिनट। इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम होगा, एक मिनट बच्चों, एक एक मिनट। इसके अंदर आपने ये कहना है कि जब हम लोगों ने जो पढ़ा था गर्ड, गर्ड के अंदर जो मेन प्रॉब्लम था वो क्या था? गर्ड के अंदर मेन प्रॉब्लम ये था कि वो जनाब आप जी उल्टा हो गया, मैं बताता हूँ। गर्ड के अंदर मेन प्रॉब्लम था कि ये रिलैक्स था, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम था, वो रिलैक्स नहीं हो रहा था। वो क्या हो रहा था? एक तरह का रिलैक्स नहीं हो रहा था गर्ड के अंदर। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा देर तक हो रहा है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा देर तक होगा तो पता क्या होगा बच्चों, अगर ये नॉर्मल एसोफेगस है ना, तो आप इस तरह देखोगे कि ये जो एसोफेगस होगी ना बच्चों, वो तकरीबन ये इस तरह होगी। ये इस तरह एसोफेगस आई बच्चों, ये इस तरह, ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद आप क्या देखोगे, एक तरह का ये इस तरह हुआ और उसके बाद ये मैदा इस तरह बन गया। अब इसमें क्या है? इसमें आप खुद देखो कि इसके अंदर जनाब आपकी एक तरह की जो खुराक का टुकड़ा इधर आ रहा है, क्या वो नीचे से इतना आ सकेगा? शाबाश, मुझे ये बताइएगा। अगर ये इस तरह कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस तरह मुझे अब आप लोगों ने ये बताना है कि क्या ये आपका एक तरह का जो खुराक का टुकड़ा है, क्या वो नीचे की तरफ आ सकेगा? जल्दी जल्दी यार सारे बच्चे बताया, तुम्हारे सामने भाषा लिख दी है, नहीं समझ आती पीछे। अच्छा, तो आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब, जो खुराक का टुकड़ा होगा वो नीचे नहीं आ सकेगा। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, यहाँ पर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के ऊपर प्रेशर बच्चों ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, उसकी ऑपोजिट करते जाना है। यहाँ पर क्या होगा कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के ऊपर जो प्रेशर होगा वो एक तरह का ज्यादा होगा। अब आप खुद सोचें कि सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन होगी वो बच्चों पता क्या होगी? डिस्फेजिया, क्योंकि एक तरह की डिस्फेजिया। नंबर वन, खाना खाने में प्रॉब्लम। नंबर टू बच्चों कि अब ये खाना खाने के प्रॉब्लम के साथ साथ ये मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि हाँ जी जनाब, ये आपका एक तरह का रीगर्जिटेशन होगी कि नहीं होगी? पीछे की तरफ तो बैकफ्लो तो जाएगा ही जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं? नंबर टू, रीगर्जिटेशन देखते होते हैं। और ये क्यों देख रहे हैं ये भाईजान? हम इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है और लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं हो रहा। ठीक हो गया? अब देखें कॉजेज क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल भाईजान, ये होता क्यों है? इसकी जो मेन वजह है वो क्या है? देखिए बच्चों, एक कॉज होती है जो कि कंजेनिटल है। दूसरी जो कॉजेज हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं? आपको इस बात का पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कि यार आपकी जो नर्व है ना, अल्लाह ताला ने इस तरह बनाई है, आपका एक तरह का मतलब एसोफेगस है ना, अल्लाह पाक ने इस तरह बनाया हुआ है कि हाँ जी जनाब, अगर ये कॉन्ट्रैक्शन है ना, कॉन्ट्रैक्शन नैरो हो रहा है, तो खुराक का पार्टिकल यहाँ से नैरो हुआ तो ये खुराक नीचे गई, ऐसे ही है। समझ आ रही बच्चों? उसके बाद के ये रिलैक्स होना चाहिए ताकि खुराक फिर नीचे जा सके। अगर ये फिर नैरो हो रहा है ताकि खुराक नीचे जाए, यानी कि आपने ये करना है कि ये जनाब इधर इस तरह है, ठीक है, खुराक का पार्टिकल है, इधर कॉन्ट्रैक्शन है, इधर इस तरह कॉन्ट्रैक्ट, ये देख इधर कॉन्ट्रैक्शन हुई, नीचे गया, और ये रिलैक्सेशन हुई, ठीक है। जब ये रिलैक्सेशन हुई तो नीचे गया ना, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन हुई, नीचे रिलैक्सेशन हुई, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन हुई, फिर रिलैक्सेशन हुई। अब जस्ट इमेजिन करें, अगर फॉर एग्जांपल यहां पर ये कॉन्ट्रैक्शन ही है तो ऊपर कॉन्ट्रैक्शन जितनी मर्जी होती रहे, खुराक इधर से नीचे नहीं जाएगी। समझ आई बच्चे की नहीं आई? अगर ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन जितनी मर्जी होती जाए, खुराक नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पे कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी है, इसकी रिलैक्सेशन होना जरूरी है। और प्रॉब्लम ही ये है इसका। प्रॉब्लम क्या है? इसका रिलैक्सेशन का प्रॉब्लम है कि यहां पर रिलैक्सेशन नहीं है।
गर्ड के अंदर रिलैक्सेशन थी। इस वजह से हम क्या कहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के एक तरह के एंटी हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। जिस वजह से हम डिस्फेजिया देखते हैं, जिस वजह से हम रिगर्जिटेशन देखते हैं, जिस वजह से आप बर्निंग चेस्ट देख सकते हो, ये सारे सारे चीजें। नॉट अ बर्निंग चेस्ट इज अ टिपिकल फीचर्स ऑफ आक्लेजिया, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं रिगर्जिटेशन, ये सारी सारी चीजें हम देखते हैं इसके अंदर। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश। अब देखिए हम आगे कंटिन्यू करें। आगे आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जब ये डिस्फेजिया हो गया और उसके बाद आपने जो चीज देखनी होती है वो कौन कौन सी हो सकती हैं आपको, जैसा कि मैंने ये बताया। आपने ये कहना है कि इसकी जो मेन वजह होती है वो ये है क्योंकि आपकी जो नर्व है वो काम नहीं कर रही। कौन सी नर्व का यहाँ पे गुच्छा पाया जाता है जिसको हम कहते हैं माइंटेरिक प्लेक्सिस बच्चों। माइंटेरिक प्लेक्सिस जो होता है वो पेरिस्टालसिस को बेसिकली मेनली कंट्रोल करता होता है। और ये जनाब आपके एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है गाबा। ये गाबा रिलीज करता है जिसकी वजह से आपकी गट रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से गट क्या होती है, एक तरह की रिलैक्स होती है। अब अगर खुद सोचें, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जनाब आपकी गट ही डैमेज हो गई है, ठीक है, ये न्यूरोपैथी हो गई है, तो क्या गाबा रिलीज होगा, ये बताएं। क्या गाबा आपका रिलीज होगा बच्चों? गाबा आपका रिलीज नहीं होगा। जब आपका गाबा रिलीज नहीं होगा तो इसके नतीजे में क्या हो गया, आपकी रिलैक्सेशन नहीं होगी, आपकी जो गट होगी वो डायलेट नहीं करेगी, सॉरी जो एसोफेगस होगी वो डायलेट नहीं करेगी। जब एसोफेगस डायलेट नहीं होगी तो खुराक जो होगी वो एसोफेगस से स्टोमिक के अंदर नहीं जाएगी बल्कि एसोफेगस के अंदर ही ठहरी रहेगी। ठीक हो गया। अब एक तो ये कॉज है जिसके अंदर हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल कॉज हो सकती है। दूसरे नंबर पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि और क्या कॉज हो सकती है, कुछ इन्फेक्शन भी करवा सकती हैं। बच्चों कोई पता है कौन सी इन्फेक्शन आपकी इफेक्ट करवा सकती है? शाबाश। कोई ऐसी इन्फेक्शन जिसको आपको पता हो? हाँ जी, कोई ऐसी इन्फेक्शन जिसका पता हो? देखो तुम मेरा लिखिया पढ़ भी लो, थोड़े को पढ़ा ही नहीं जाना, ठीक है, जो भी मैं लिख रहे हैं। अब देखें कि फॉर एग्जांपल आपने कहना होता है, वेरी गुड शाबाश बच्चे, वेरी गुड शाबाश। अब आपने कहना होता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं और टेटनस इतने कितने इफेक्ट कर रही है मामा। मैंने आज मैंने ना बच्चों को स्पेशल बताया कि टेटनस को हर जगह नहीं ठोक देना। अब देखो बच्चे ने टेटनस डाल दिया है, वेरी गुड, लव यू हो गया। अब देखें एक होती है चागास डिजीज। चागास डिजीज की वजह से हो सकता है बच्चों। उसके बाद आपने क्या कहना होता है, एक तरह का वेरिसुला जोस्टर वायरस जो होता है ये भी जनाब आपका अटैक कर सकता है। और तीसरे नंबर पे आपने कहना ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, ठीक है, ये आपकी मेन होती है जो कि इन्फेक्शन आपकी करवा सकती है। और दूसरी बात आपने कहना है कि ये क्या होता है, एक तरह का कंजेनिटल होता है। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ बच्चों, अगर कभी भी एग्जाम के अंदर हम इसको देखेंगे, ठीक है, इसको अगर इसके अंदर पूछा जाए कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी, तो बच्चों कौन सी करेंगे हम इसके अंदर? आकलेजिया के अंदर जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो कौन सी करेंगे? जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश। बैरियम वाले सर। शाबाश, इसके अंदर जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज अ बैरियम स्वालो। मेरी एक बात सुन लो, चाहे तुम लगे भाई जो मर्जी, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है, आज का जो लेक्चर आप ले रहे हो ना, वो जाके तुसी मेडिसिन तो भी पढ़ लिया जे, इसके बाद वो जाके आप बेसिक से भी पढ़ लेना, आपका मोर देन 90% चीजें कवर होंगी इससे। वो मैं कहता हूँ वो चीजें आपकी सारी कवर हो रही हैं, ਤੁਹਾਡੀ मेडिसिन भी कवर हो रही है, ਤੁਹਾਡੀ बेसिक भी कवर हो रही है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। अब देखें, अब दूसरी बात आपने क्या कहना है बच्चों कि इसके अंदर क्या होती है, एक तरह की आपकी अपीयरेंस कैसे होती है, बर्ड बीक अपीयरेंस होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अंदर बर्ड बीक अपीयरेंस कैसे होती है? अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एसोफेगस है, ठीक है, अब जस्ट इमेजिन करिए ये आपकी एक तरह की नॉर्मल एसोफेगस है। आपको पता है कि नीचे जाके ये एसोफेगस क्या काम करती है, इस तरह नैरो हो जाती है। जब ये नीचे जाके इस तरह एसोफेगस इस तरह नैरो हो जाती है तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये आता है आपका एक तरह का मैदा साफ। अब देखें जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने क्या किया, बैरियम स्वालो का टेस्ट किया, बैरियम स्वालो का टेस्ट किया, तो जब यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ पे क्या होगी, एक यहाँ तक जाता है और ये स्ट्रक्चर ऐसे लगता है जैसा कि ये एक तरह का चूच हो। समझ आ रही है? अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी चूजी या कोई भी चूजा, ये जनाब उसकी चूंच है, ठीक हो गया, और ये परिंदा है। इस अपीयरेंस की बेस के ऊपर वो कहते होते हैं कि ये बर्ड अ बीक अपीयरेंस देता होता है। गलती समझ आएगी कि नहीं आई? इस अपीयरेंस की बेस के ऊपर वो क्या कहते होते हैं कि हाँ जी जनाब ये क्या अपीयरेंस देता है, बर्ड बीक अपीयरेंस देता होता है बच्चों, ठीक हो गया। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपने बच्चों इनिशियल जो आपने टेस्ट करना होता है, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपने क्या कहना होता है कि हमने एक तरह का, अगर कभी पूछा जाए कि डायग्नोज के लिए क्या है शुरू में, सॉरी, तो उसके अंदर आपने कहना होता है कि बैरियम स्वालो करते हैं, और उसके अंदर आप क्या कर देखते होते हो, बैरियम स्वालो के अंदर आप ये देखते होते हो कि एक तरह का बर्ड बीक अपीयरेंस। अच्छा एक और क्वेश्चन बताइएगा, एक क्वेश्चन आता है कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस किस में देखते हैं, किसी को पता है?
कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस, ये आपके ना क्वेश्चंस आते होते हैं कि फॉर एग्जांपल कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस किस में देखते हैं। वेरी गुड, डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म के अंदर आप कॉर्कस्क्रू देखते होते हैं। अगर क्वेश्चन आए ट्रिपल बबल साइन आप किस में देखते होते हैं। ट्रिपल बबल जूजिनल एट्रेसिया। एट्रेजिया में, और डबल बबल साइन आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जरा एशिया में देखते हैं, ठीक है। तो और अगर कभी फॉर एग्जांपल ये कहा जाए कि हाँ जी कि एक तरह का कि कोई आपके पास बच्चा आया है, ठीक है, उसके अंदर आप कौन सा टेस्ट करते हो। उसके अंदर आपने बच्चों जो टेस्ट करना होता है, क्योंकि एक बच्चा जो है उसके अंदर सॉल्विंग का इशू हो सकता है, उसके अंदर हम कौन सा करते हैं, उसके अंदर आपने मोनोमीट्री करनी है। और बेस्ट जो टेस्ट है वो वैसे सॉरी मोनोमीट्री ही है, ठीक है। आपने अगर पूछा जाए कि मेन जो टेस्ट है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो कौन सी है, आपने कहना वो मोनोमीट्री ही होता है। तो आपने कहना है जो बेस्ट टेस्ट ओवरऑल है वो मोनोमीट्री है, ठीक है। मोनोमीट्री के अंदर हम क्या देखेंगे, एक तरह का यहाँ पे प्रेशर देखेंगे। अब मुझे ये बताएं कि मोनोमीट्री के अंदर आपका प्रेशर ज्यादा आएगा कम आएगा, यहाँ पे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के ऊपर ज्यादा। 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 क्या आएगा, ज्यादा। नॉर्मल कितना होता है, ज्यादा कितना, नॉर्मल 10 कितना to होता है। 25 मिलीग्राम। 10 to 25 के दरमियान, शाबाश, ये आपने कहना 10 to 25 के दरमियान। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ किताब तो अगर 12 लिखा हो ना तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ स्क्रीनशॉट निकलना सर जी देखें आपने 15 to 25 या 10 to 25 बताया था, अब यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसी हरकतें नहीं करनी, तो कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं हाँ जी सर जी यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, भाई उनकी किताब उन्हें लिख दी तो मैं उन्हें क्यों रोक सकता। तो आप नॉर्मल जो है वो आपने कहना 10 to 25, और इसमें क्या होगा एक तरह का ज्यादा होगा। देखो बच्चों यही मेन चीज है जो आपकी आती है, इसी में से आपने गौर करना है कि अगर कभी भी एग्जाम के अंदर चीज आए तो आपने क्या कहना होता है कि फॉर एग्जांपल कि एक पेशेंट आपके पास आ रहा है, उसके अंदर बर्ड बीक अपीयरेंस है और उसके बाद जनाब डिस्फेजिया, और इसके अंदर एग्जामिनर लाजमी बर्ड बीक अपीयरेंस को मेंशन करता है, लाजमी बर्ड बीक अपीयरेंस को मेंशन करता है, ठीक हो गया। तो इसको आपने देखना है कि एक बंदा आपके पास आया उसके अंदर डिस्फेजिया है, उसके बाद जनाब उसके अंदर रीगर्जिटेशन हो रही है, उसके बाद वो ये कह रहा है कि कफ है, और इसके साथ वो ये कहता है कि हाँ जी जनाब कि इसके अंदर जब बेरियम स्वॉलो का टेस्ट किया जाता है तो इसके अंदर जनाब आपका क्या मतलब बेस्ट क्या है, तो आपने क्या कहना है बेरियम स्वॉलो का जब भी टेस्ट किया जाएगा तो उसके अंदर हमें बर्ड बीक अपीयरेंस मिलेगी, ठीक होगा। कई दफा ये सवाल आया हुआ है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। अच्छा जी, अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक पेशेंट आ गया जिसके अंदर जनाब हम ये देख रहे हैं, हम इसके अंदर तीसरा जो काम कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन याद करने का फायदा कोई नहीं जे, एंडोस्कोपी है किताब तो लिखी है तो पढ़ लो, ठीक हो गया। कोई चीज आप किताब तो क्यों लिखी है ना, की कर सकते हैं, क्या करते हैं एक तरह के एंडोस्कोपी भी हम कर सकते हैं जिसके अंदर हम ये देखते होते हैं। और इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीजों में क्या है जो आपने याद करना है, एक तो आपने कहना होता है बर्ड बीक अपीयरेंस, और एक इसका होता है ट्रीटमेंट प्लान। बच्चों ट्रीटमेंट प्लान के अंदर आपने आना होता है और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब आप आकलेजिया का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। पहले नंबर पे आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब अब जस्ट इमेजिन करें फॉर एग्जांपल ये जनाब आपकी एक तरह की एसोफेगस है, ठीक है, ये इस तरह एसोफेगस है, और ये जनाब आपका मेदा शरीफ है, और ये एसोफेगस के अंदर क्या है एक तरह का डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म हो गया है, क्या हो गया एक तरह का स्पाज्म हो गया है। तो आप इसको कैसे करोगे, सिंपल सी बात आप इसको रिलैक्स करोगे, लेकिन इसके अंदर अगर आप जितना भी मेडिसिन के साथ रिलैक्स करते हैं तो इसके अंदर हम कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं जो कि रिलैक्स कर सकती है। यहां पे बड़ा मजे की बात है। अब मुझे अब आप लोगों ने एक बात बतानी है बच्चों, आपका ऐसा कौन सा आइन है जो कि बेसिकली कंट्रैक्शन करवाता है, शाबाश, हाँ जी बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा कौन सा आइन कंट्रैक्शन करवाता है उसका नाम क्या है। सर कैल्शियम, प्लूटोनियम सर। इसके अंदर कंट्रैक्शन हुई है, देखो रट्टा नहीं लाना, आप कंसेप्ट नाल चीजें याद करनी है इंशाल्लाह। हाँ जी, वो कंट्रैक्शन करवाता है तो हमने क्या करवानी है, रिलैक्सेशन करवानी है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे कि नहीं देंगे, क्या देंगे तरह का, हम क्या देते हैं कि हाँ जी जनाब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। तो आपने क्या देना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर, नेफिडिपीन, क्या देनी एक तरह की नेफिडिपीन आप इसके अंदर दे सकते हैं बच्चों, नंबर 1, और ये आपकी मेडिसिन में लिखा हुआ है, ये आपकी बेसिक में भी है। दूसरा, नाइट्रेट्स क्या करते हैं, नाइट्रेट्स आपको डायलेट करते हैं स्ट्रक्चर को, नाइट्रेट्स का सिर्फ वेसल्स को डायलेट नहीं करते, नाइट्रेट्स हर स्ट्रक्चर को डायलेट करते हैं, ये बात अपने जहन में रख लें। ये नहीं कहना कि नाइट्रेट्स ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, नाइट्रेट्स का तलब सिर्फ खून की वेन को डायलेट करना नहीं है, बल्कि इसका हर चीज को ही डायलेट और रिलैक्स करना है। तो आप नाइट्रेट्स दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, नाइट्रेट्स भी दे सकते हैं। अब एक और बड़ा बड़ा मजे की चीज है, और हम क्या दे सकते हैं, शाबाश, कुछ लोग ब्यूटी के लिए इंजेक्शन वो यूज करते हैं, ये ब्यूटी थेरेपी रिंकल्स बोटॉक्स। वगैरह, ठीक है, बोटॉक्स,
ठीक है, आपने कहना बोटुलिज्म टॉक्सिन्स, यार ये क्यों देते हैं, ये इसका इसका ऐसा क्या हिसाब है। देखिए ये तो एक बीमारी है फॉर एग्जाम्पल। अब बच्चों मेरी बात को गौर कीजिएगा, बोटुलिज्म टॉक्सिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है। बोटुलिज्म टॉक्सिन अगर उसकी बात की जाए ना, ये उसका बेसिकली जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो कुछ इस तरह होता है कि अगर ये मसल है ना बच्चों, ये नर्व है, सॉरी, ये क्या आपकी एक तरह की नर्व है और ये एक तरह का मसल है, ये मसल है। तो बोटुलिज्म टॉक्सिन और इसमें से मसल में से क्या रिलीज होता है, नर्व से एसिटाइलकोलिन होती है और यहाँ पे एक तरह की जुड़ जाती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर एसिटाइलकोलिन को ही खत्म करना होता है। अब आप खुद सोचें, जब एसिटाइलकोलिन ही नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी नहीं, बल्कि रिलैक्सेशन हो जाएगी। और हम क्या चाहते हैं, हम रिलैक्सेशन ही चाहते हैं। लेकिन ये इतना नहीं है कि हाँ जी जनाब एक तरह का कोई फायदा करे। अब आगे आए, आगे क्या है बच्चों, नेक्स्ट जो तरीका होता है जो कि हाँ जी जनाब हम इसके अंदर करते होते हैं कि एक तरह का सर्जिकल प्रोसीजर, क्या होता है, एक तरह का मायोटोमी। सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, कोई सवाल है किसी का, ये किसी का सर क्वेश्चन है बच्चों। सारे हेलर मायोटोमी करेंगे सर इसमें। हाँ शाबाश, हेलर मायोटोमी करेंगे, ठीक हो गया। अब देखें इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये सारा इस तरह था, ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या होता है, ये दो चीजें होती हैं। एक चीज पता क्या होती है, पहली जो चीज है, एक ये होती है कि हम इसके अंदर करते होते हैं एंडोस्कोपिक बलून डायलिटेशन। लेकिन जब हम एंडोस्कोपिक बलून डायलेशन भी कर लेना तब एक प्रॉब्लम है, वो क्या, एंडोस्कोपिक बलून डायलेशन के अंदर हम पता करते हैं क्या होता है बच्चों, बेसिकली हम एंडोस्कोपी डालते हैं। अब ये देखें कि जस्ट इमेजिन करिए ये हमने प्रोब डाला और ये प्रोब इधर आता है, जैसा कि खून की नाली नहीं होती, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो हम स्टेंट डालते हैं, तो स्टेंट क्या काम करता है, उधर आके जनाब एक तरह का डायलेट कर देता है और वो जनाब रास्ता खुल जाता है। तो वो कितने सालों तक खुला रहता है, मतलब कि ठीक होगा, सेम टू सेम इधर भी यही होता है। ये एंडोस्कोपिक बलून डायलेटेशन के अंदर क्या होता है कि ये आता है और ये जनाब इस तरह एक तरह का डायलेट करता है और ये जनाब आपके मसल्स जो होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। बच्चों इसका साइड इफेक्ट क्या है अगर ये डायलेट ही रहेगा तो, शाबाश ये बताइएगा जरा, अगर ये डायलेट ही रहेगा तो इसका साइड इफेक्ट क्या है, गर्ड, सर ये ये important। रिगर्जिटेशन हो गई, घर्ट हो जाएगा, दोबारा फिर फूड ऊपर जाएगा। शाबाश, ये गर्ड हो जाएगा, यही सवाल है इसका, समझ आ रही है। ये बात आपने लाजमी करनी, और गर्ड से बचाने के लिए हम क्या करते थे, गर्ड का जो ट्रीटमेंट था वो क्या था, पीपीआई। पीपीआई सारी उम्र देता रहेगा। ये तो ठीक ही नहीं होना, जब जितना ये डायलेट हो गया है फॉर एग्जाम्पल इसके इसके पार्टिकल ने तो जाना ही जाना, अब आगे है जो मर्जी कर लो। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तरह का एंडोप्लाज्म को पहले क्यों नंबर करेंगे पे सर? इसका जो होता है वो करते हैं बलून डायलिटेशंस, और दूसरे नंबर पे यहां से लेते हैं और इसको जनाब 360 डिग्री पे लगा के नाइसिन फंडोप्लाइकेशन कर देते हैं। समझ आ गई जी, क्या करते हैं, एक तरह का नाइसिन फंडोप्लाइकेशन करते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे वो बंदा पूछ सकता है, पहला तो ये है टेस्ट। लेकिन इससे एक और बहुत अच्छा आया है, उसको हम कहते होते हैं हेलर मायोटोमी, और आपके एग्जाम के अंदर ये आता है, मतलब कि जो पिछले एग्जाम्स आते थे, लेकिन अगर एनआरई का पिछली दफा वाला एग्जाम है तो ये भी आ सकता है। इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ, वरना पहले मैं भी इधर नहीं आता था, पहले मैं भी कहता था हेलर मायोटोमी होता है जी भाईजान। ठीक है, तो आपने क्या कहना, उसके अंदर क्या करते हैं, ऑपरेट करके यार ये जो मसल्स होते हैं ना इसको कट कर देते हैं, ठीक हो गया, और ऊपर वालों को नीचे वाले के साथ जोड़ देते हैं। वो तो आपके ठीक है, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हेलर मायोटोमी करते होते हैं। ये था जनाब आप लोगों का एक तरह का शाबाश कि एक तरह का आकलेजिया क्या होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई कि आकलेजिया क्या, वो बता मुझे बता सकता है, शाबाश।